दोस्तों नमस्कार। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। प्रदेश सहित जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र धमतरी, कुरुद और नगरी सियावा क्षेत्र में भी मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। प्रदेश सहित जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर आज एक विश्लेषण के लेकर आज हम हमारे बीच नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी और पत्रिका के ब्यूरो चीफ भूपेश पटवा जी स्टूडियो पहुंचे हैं। मैं दोनों का धमतरी कोर्ट में स्वागत करता हूं। हम चलते सीधे सवालों की ओर। दिव्या, प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है 2 चरणों में। जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। आपको क्या लगता है इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रमुख रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपका संजय भाई। सबसे पहले तो मैं धमतरी के कोर्ट के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और धमतरी जैसे शहर में अगर संजय जैन जी ने एक अभिनव पहल किया है, उसके लिए भी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात रही चुनाव की, तो चुनाव में इस बार संजय जी मुझे ये लग रहा है कि जनहित के जो मुद्दे हैं तमाम गायब रहे हैं। केवल घोषणाओं पे, प्रत्याशियों के चेहरे पे चुनाव लड़े गए हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े गए हैं। मैं एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है संजय जी, सियासत को लेके कि सियासत आवाम पे कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। ये सियासत का परिभाषा आज के तारीख में हो गया है। केवल हमको मुफ्त में क्या देना है या हम व्यक्तिगत तौर पर किसको क्या लाभ दे सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक हित और सार्वजनिक लाभ का जहाँ तक बात आता है कि हर राजनीतिक पार्टियां पीछे हट जाती है। मैं धमतरी की बात कर रहा हूँ कि धमतरी में मैं भी धमतरी के एक नागरिक हूँ, पत्रकार बात में हूँ। मुझे धमतरी के विकास को लेके बड़ा दर्द है कि हम 15 साल तक धमतरी विकास के मामले में इतना पिछड़ गया कि हम उसको आगे आने वाले 30 साल तक भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। जी मतलब हमें क्या मिला क्या 15 साल में? अगर हम बात करें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज में अपग्रेड करने की बात हुई थी, कोई अपग्रेड नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज की बात हुई, मेडिकल कॉलेज अब ये आ गया कि लोकसभा मुख्यालय में खुला है, कांकेर में, महासू में खुला। हम कहाँ हैं? हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। लंबे समय से धमतरी में बीएड कॉलेज की मांग हो रही है ताकि बीएड करने वाले बच्चे जो हैं अभनपुर, रायपुर, दुर्ग, नांदगांव ना भटके, लेकिन आज हमको 15 साल से एक बीएड कॉलेज भी नहीं मिला है। मैं एक माइलस्टोन की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे बात तो वो अलग बात है। धमतरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सड़क, पानी, बिजली के आंदोलन होता है। मतलब हम मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, तो हम बड़े काम या बड़े माइलस्टोन के बाद हम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा अफसोसजनक बात है संजय। कैसा मानने की धमतरी की जनता हमेशा छला गया है, चाहे भाजपा सरकार किसी की ऐसा मानते हैं? निश्चित तौर पर मैं यही मानता हूँ कि हमारे साथ छलावा हुआ है, धमतरी के लोगों के साथ छलावा हुआ है और आगे भी छलावा होने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। तो इस चुनाव में आखिर क्या, किस मुद्दों पर जनता ने मतदान किया, क्या लगता है? जिले की 3 विधानसभा की बात है तो हम धमतरी की शुरुआत करते हैं। मुझे मतदान का परसेंट लगभग 85 के आसपास विधानसभा में दिया, 84-85%। और इतना मतदान क्या सरकार के पक्ष में मानते हैं कि सरकार के खिलाफ मानते हैं? मैं इसके लिए तो वास्तव में जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह के आंकड़े हमारे मतदान के आ रहे हैं संजय जी, पूरे प्रदेश में शायद धमतरी जिला अव्वल स्थान पे आएगा और इसका पूरा श्रेय जाता है जिला प्रशासन को। और खासकर मैं रुक्तिमा यादव जी, जिला पंचायत सीईओ, जिन्होंने स्वीप कार्यक्रम चला के हर गांव में लोगों को जागरूक किया, ये पूरा श्रेय उसको मैं देना चाहूंगा। अब रही बात कि इतना अधिक मतदान अमूमन किसके खिलाफ में जाता है, तो हम लोग भी इतने सालों से 30-35 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम लोग जैसे भी अक्सर देखते हैं कि अगर ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है मामला, और कम परसेंटेज है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई माहौल नहीं है। लेकिन मैं धमतरी जिले को लेकर ऐसा मेरा मानना है कि ज़्यादा परसेंटेज या कम परसेंटेज का मामला गवर्नमेंट के खिलाफ तो है ही नहीं। कहीं ना कहीं किसानों के मन में, किसानों को कर्ज माफी का मामला है, कांग्रेस का या भाजपा का जो एक महतारी बंधन योजना है, उसका प्रभाव मेरे को गाँव में और शहरों में देखने को मिला। कौन किस पे भारी पड़ता दिख रहा है? क्या महतारी बंधन योजना भारी पड़ा है कि किसान का कर्ज माफी ज्यादा भारी पड़ा? आपने काफी डीपली, आपको काफी लंबन हो रहा है जिले की राजनीति में, आप किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? लंबे समय से संजय जी अपन मानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और लंबे समय से कहीं न कहीं किसान शोषित और वंचित रहे हैं।
ये पहले ऐसे व्यापारी है किसान जिनको हम लोग मानते हैं कि खुद का प्रोडक्ट उनका उसको रेट को गवर्नमेंट तय करती है, दूसरे तय करते हैं। जी ये पहला ऐसा व्यापारी होगा किसान जी। लेकिन आज के तारीख में किसान अगर समृद्ध हो रहा है या कहीं न कहीं आर्थिक तौर पे खुशहाल हो रहा है तो उसके लिए कांग्रेस या सरकार के योजनाएं उसके मतलब उसको श्रेय में देना चाहूंगा। पटवा जी, आपको क्या लगता है जिले में, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान धमतरी जिले में हुआ है, 85 से ऊपर % मतदान हुआ है। जिले की राजनीति की बात करें तो जिले में ऐसा कौन सा मुद्दा प्रमुख रहा है जो आपको नजर आता है? धमतरी जिला मुख्यालय में तो इस बार मुद्दे हावी रहे और लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया है। मतदान के दिन भी हम देखे कि जालमपुर वार्ड में बैनर टांग के वहाँ बहिष्कार की चेतावनी दी गई कि हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है और कोई भी प्रत्याशी हमारे मोहल्ले में वो देखने नहीं आए। इसी तरह जो अवैध रेत उत्खनन है, ये मुद्दा कुरुद में हावी हुआ। हालांकि बाद में प्रशासन वहां गई, समझौता कराई और सबसे ज्यादा मतदान चारभाठा में हुआ है। तो मतदाता ना अपनी मन की बात इस बार खुलकर बोले और फिर प्रशासन के आश्वासन पर फिर से एक बार उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो दिक्कत या ये जो परेशानी है वो दूर होगी करके। इसके लिए मतदाताओं ने फिर बाद में जोश भी दिखाया और यही कारण है कि आज प्रदेश में मतदान की स्थिति देखें तो धमतरी जिले में ज्यादा है। मैं जहाँ तक मैंने भी देखा है, धमतरी मुख्यालय की बात करें पटवा जी, तो धमतरी मुख्यालय दो हमें बटा दिखता है। गांव में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखता है और शहर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखता है। ऐसा क्या रहा कि दोनों बटा हुआ है और कौन ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको? शहर ज्यादा मजबूत आ रहा है कि गांव ज्यादा मजबूत दिख रहा है? धमतरी की जो पिछले 3-4 वर्षों का एनालिसिस करें तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों से कांग्रेस को लीड मिलती आ रही है और शहरी क्षेत्र से बीजेपी को लीड मिल रही है। और इसका इस बार भी लीड ना शहर से हो सकती है कांग्रेस की। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 140 साल बाद नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता आई है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो सोच है वो परिवर्तित हुआ है। इस चुनाव में भी आएगा लेकिन कितना परिवर्तित होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की घोषणाएं भी इसमें असरकारक रहेगी। तो एडवांटेज किसको देना चाहते हैं? ज्यादा भाजपा के पक्ष में दिखता है कि कांग्रेस को चाहता है? धमतरी जिले की बात, धमतरी मुख्यालय की बात करें तो अभी जिस हिसाब से विश्लेषण हो रहा है और राजनीतिक विश्लेषक हमारे से ज्यादा इसमें अनुभवी हैं, उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि इस बार कांग्रेस यहाँ से लीड करती दिख रही है अब तक की स्थिति में। अब हालांकि मतदाताओं की मन की बात तो ईवीएम में कैद है, लेकिन ये कहा जा रहा है और शहर में भी चर्चा है कि कांग्रेस यहाँ से इस बार लीड कर सकती है। दीपी, आपको क्या लगता है एडवांटेज आप किसको देना चाहते हैं? देखिए संजय जी, ये तो एक अनुमान की बात होती है, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये मेरी मान्यता है कि 5 साल रंजना साहू जी विधायक रही हैं। मैं उनकी सफलता असफलता पर नहीं जाता। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल भी विधानसभा में उठाए हैं। लोकहित और जनहित के मुद्दों को भी उन्होंने प्रभावी ढंग से उठाया है, क्षेत्र में भी सक्रिय रही है। लेकिन कहीं न कहीं यदि फ्रेश कैंडिडेट उनके सामने आता है तो आकलन विधायक का होगा। जी जी, आकलन उस नए कैंडिडेट का नहीं होगा। आप कहाँ सफल रहे, कहाँ असफल रहे, आपके गुण दोष क्या है, आपके सक्रियता का कारण क्या है, आपके निष्क्रियता के कारण क्या है, इन सब पे अनुमान होगा, इस सब पे चर्चा होगी। अगर सामने एकदम नया कैंडिडेट है तो उसका आकलन आप किस आधार पे करोगे? यही कर सकते हो उसको एक बार मौका दिया जाए, या हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, इस तरह का ही आकलन हो सकता है। जी। तो नहीं, मतलब मिला के नए प्रत्याशी होने से कांग्रेस के पक्ष में एडवांटेज बनता है आपके साथ? निश्चित और मुझे ऐसा लग रहा है। जिले की हाई प्रोफाइल सीट कुरुद को लेकर चर्चा करते हैं। कुरुद में इस बार काफी नेक टू नेक फाइट बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी वहां से एक बार फिर 6ठी बार प्रत्याशी है। वही कांग्रेस ने एक महिला प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि ये तो 3 तारीख को बाद ही पता लगेगा कि किसके भाग में जीत और किसके भाग में हार है। लेकिन आपको कुरुद को लेके आप कैसा मानते थे? आप काफी लंबे समय से जुड़े हैं, कुरुद विधानसभा को काफी आपने अध्ययन भी किया है, कुरुद को लेके आप क्या मानते हैं? बड़ा टिपिकल सवाल है संजय जी। मुझे मालूम है कि हम लोग भी इस तरह का सवाल करके राजनेताओं को फंसाते हैं या उलझाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ संजय जी। मैं पिछले चुनाव की बात करूँ, बागी होकर नीलम चंद्राकर जी चुनाव लड़े
60,000 वोट उनके खाते में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी लहर नहीं बोलूंगा मैं, आंधी थी। जी जी। उस आंधी के बीच में अगर अजय चंद्राकर जी उस सीट को निकाल लाते हैं या निकालने का माध्यम रखते हैं, तो कहीं न कहीं पूरा का पूरा उनका श्रेय या पूरा उनका जो प्रभावी चुनाव मैनेजमेंट है, मैं उसको देना चाहता हूँ कि इतने खिलाफ में हवा बहने के बाद में उस सीट को निकाल रहे हैं, तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ, तगड़ा है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ संजय जी बहुत अच्छी तरह से अजय चंद्राकर जी को कि रिजल्ट के सेकेंड दिवस के बाद से ही वो अगले चुनाव की तैयारी में जाते हैं। ये मैनेजमेंट है, ये राजनेता का गुण होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस चुनाव में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नीलम चंद्राकर अगर 60,000 वोट पाए कुरुद जैसे शहर में, तो उनका प्रभाव से मैं इनकार नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद उनकी पत्नी, धर्मपत्नी श्रीमती तानी चंद्राकर जी, उनकी छवि बहुत अच्छी है, तो वो अपनी उस स्वच्छ छवि को लेकर गांव वालों के पास, शहर वालों के पास, मतदाताओं के पास गए हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ा है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन मैंने देख लिया वहाँ पे जितने लोगों से मैंने चर्चा की, मेरे लोग भी गए, वहाँ पे कर्जा माफी या महतारी वंदन योजना का माहौल नहीं दिखा। वहाँ पे अजय चंद्राकर वर्षे अजय चंद्राकर नजर आया। एक तरफ विकास, एक तरफ परिवर्तन, वहाँ मेरे को अलग नजर आया। बाकी जिले की या बाकी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ का जो मतलब मुद्दे अलग थे, कुरुद के मुद्दे अलग नजर आते हैं। ऐसा क्या रहा कि कुरुद में ये मुद्दे गौण है, कुरुद में अजय विकास या बदलाव, इस मुद्दे में ज्यादा चर्चा है, इसको आप कैसा मानते हैं? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है संजय जी, 50% तो हर चुनाव, कोई भी चुनाव 50% मुद्दों पे लड़ा जाता है, 50% चेहरे पे लड़ा जाता है। तो कमोबेश कुरुद में भी वही स्थितियां रही हैं। 50% मुद्दे तो रहे हैं, मुद्दे एकदम से चुनाव में गायब नहीं हुए हैं, लेकिन 50% चेहरे भी चुनाव लड़े गए हैं। क्योंकि क्या है, दोनों एक प्रकार से कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता बन चुके हैं, नीलम चंद्राकर जी, और भाजपा के खैर दिग्गज नेता ही है। तो जो दो दिग्गजों के बीच में या दो हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में लड़ाई हुआ, इसलिए वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया वो सीट। जबकि चुनाव वहाँ भी नॉर्मल ढंग से हुए हैं, कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं, कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, बहुत सिंपल ढंग से चुनाव हुए, मुद्दों पे भी चुनाव हुए, चेहरे पे भी चुनाव हुए हैं कुरुद में। तो कुल मिला के नतीजा क्या 50-50 मान के चलते हैं, एडवांटेज किसको देना चाहते हैं? नतीजा फिर वही वाली बात पे आप लेके आ गए। विश्लेषण है तो चुनाव 3 तारीख के बाद जब ईवीएम खुलेगा तो ही होगा, लेकिन आप काफी अनुभव से आप एडवांटेज किसको देना चाहते हैं कुरुद विधानसभा की बात? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि एक बार जो गवर्नमेंट किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना बना ली और उस योजना से अगर वो वर्ग लाभान्वित हो गया, तो निश्चित तौर पे परिणाम उनके पक्ष में जाता है। पटवा जी, कुरुद विधानसभा को लेके आप भी काफी लंबे समय से मीडिया लाइन में जुड़े हैं, कुरुद को लेके आप कौन से मुद्दे देखे और क्या लगता है कुरुद का नतीजा आपको? कुरुद में वैसे जो मुद्दे पुराने थे वही इस बार भी आए हैं। जैसे कुरुद में ब्लड बैंक का जो मुद्दा है वहाँ नहीं है, तो उसके लिए लोगों को रायपुर और सीधे धमतरी पर आश्रित है। इसके बाद कुछ लोकल स्थानीय मुद्दे भी हैं। कुरुद में पिछले वर्षों की तुलना करें तो विकास पर्याप्त रहा मेरी नज़र में। इस बार लेकिन किसानों के लिए जो सरकार प्रभावी घोषणाएं की है और कर्ज माफी है, इसके बाद अब उनका 3100 रहा घोषणा, तो इन्होंने 3200 कर दिया उसको। और कुरुद अंचल में अपन गए भी तो वहाँ किसानों से भी अपन बात किए, उनका कहना था कि एक बार जो सरकार हमको भूल गई उस पर दोबारा भरोसा कैसे करें, ये उनका किसानों का फीडबैक था। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि किसान इस बार जो सरकार उनको फायदा दे रही है और दोबारा जो वो घोषणा की है उस पर विश्वास करके वो वहाँ अपना रुख बदल सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से एडवांटेज कांग्रेस के पक्ष में दिखता है? जी, कांग्रेस के पक्ष में लगता है एडवांटेज बिल्कुल। मतलब विकास का मुद्दा वहाँ पीछे छूट रहा है, समझते हैं? विकास तो हुए हैं, लेकिन क्या स्थिति हर बार बदलते रहती है। चेहरे भी, अब अजय चंद्राकर जी वहाँ के कद्दावर नेता हैं। पिछले 4 वर्ष की तुलना करें छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद, तो 3 बार वो जीते हैं, सिर्फ एक बार लेखराम साहू जी वहाँ जीत हुई है। तो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद 4 चुनावों में बीजेपी वहाँ लीड की है, 3 सीट प्लस में है। लेकिन ये प्लस और माइनस का आंकड़ा इस बार चेहरे पर भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अब वो भी पहले चंद्राकर जी अपने क्षेत्रवासियों की जो मूलभूत समस्या थी उनको तो दूर किए, साथ ही वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लाए वहाँ पर। वहाँ बिजली की सुविधा देख लिए, वहाँ फिर 33 kV का वहाँ भी एक स्टेशन है।
केंद्रीय विद्यालय भी है, वहाँ नवोदय भी है। धमतरी जिले से ज्यादा सुविधाएं खुर्द में है। खुर्द विधानसभा में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है पूरे प्रदेश में। रिकॉर्ड है खुर्द का, पिछले साल 89% था, इस बार 90 क्रॉस कर गया। इसको आप कैसे मानते हैं? मतलब 90% मतदान होना क्या लोकतंत्र के एक अच्छा संदेश मानते हैं आप? इसको कैसा लेते हैं? निश्चित तौर पे संजय जी, मैं तो मानता हूँ कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इससे उत्कृष्ट उदाहरण और हमको देखने को नहीं मिल सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र मजबूत होता है अगर मतदाता जागरूक होकर खुद वोट डालने जाते हैं। मैं तो देखा हूँ कि 90 साल के बुजुर्ग जो वंचित हो गए थे, मतलब पहले होम पोलिंग वाले मामले पे, वो भी खुद व्हील चेयर पे कुछ लोग आए, कुछ चल के आए, कुछ लाठी टेक के आए। ये जागरूकता है। ये मैं इसको राजनीतिक दलों से जोड़ कर नहीं देखता। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये लोकतंत्र के लिहाज से मैं इसको बहुत उत्कृष्ट उदाहरण मानता हूँ। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, महादेव सट्टे को लेके भाजपा इसको काफी हाईलाइट किया है, मुख्यमंत्री का नाम ईडी ने ले आया है। ये मुद्दा क्या विधानसभा चुनाव में नजर आया कि आप लोगों को? निश्चित तौर पे इस तरह के ह्यूमर या इस तरह के अफवाहें चुनाव में काम नहीं आते। कुछ समय के लिए समझ लीजिए सोशल मीडिया में चढ़ते हैं या जन समाज के बीच में चढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाते। इससे कोई प्रभाव मुझे बिल्कुल नहीं लगा। आप क्या मानते पटवा जी, इसको लेके महादेव को लेके भारतीय जनता पार्टी ने जो विज्ञापन दिया उसमें भी उसको हाईलाइट किया है, ईडी का नोटिस, महादेव 508 करोड़ के लेन देन का आरोप। इसको आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के प्रभाव पड़ा इसका? मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन चीजों को जनता कुछ ही दिन याद रखती है और भूल जाती है। क्योंकि ये नई बात नहीं है, पहले भी इससे बड़े बड़े घोटाले और इसमें नाम आए, लेकिन उसके विपरीत परिणाम भी आए हैं। तो ये मेरे को भी नहीं लगता कि इस बार भी ये ईडी और 500 महादेव ऐप कुछ ज्यादा इफेक्ट करेगा मतदाताओं को। जिले की आदिवासी अंचल की सीट सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करते थे। सिहावा में इस बार दोनों प्रत्याशी पूर्व विधायक रह चुके हैं, दोनों एक बार टकरा चुके हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी स्वर्णिका विजयी हुए थे, अंबिका मतदान को हार हुई थी। इस बार फिर दोनों एक साथ मुकाबले में हैं। सिहावा को लेके आप क्या मानते हैं? सिहावा विधानसभा को लेके किसको आप एडवांटेज देना चाहते हैं? वहां कौन से मुद्दे हावी रहते हैं? बड़ा आश्चर्य ढंग से मैं बोलना चाहूंगा संजय जी कि नगरी सिहावा जैसे अपन भले उसको आदिवासी अंचल बोलते हैं, आरक्षित सीट बोलते हैं या पिछड़ा क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन वहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में इस बात को चुनौतीपूर्ण कह सकता हूँ कि उतने जागरूक कहीं मतदाता मुझे नहीं लगे, क्योंकि वो सत्ता को या विधायक को पलटना जानते हैं। एक 5 साल किसी विधायक को देखने के बाद तत्काल वो दूसरे विधायक की ओर रुख करते हैं। ये परिवर्तन ये उनके अंदर के जज्बा को या विकास के जज्बों को दिखाता है। मैं उनको वहाँ के मतदाताओं को मुझे गर्व है कि हमारे जिले के मतदाता हैं। जी नहीं, तो वहाँ पे दोनों प्रत्याशी नए नहीं दिया, भाजपा ने भी पुराने प्रत्याशी में दांव लगाया है और कांग्रेस ने भी पुराने प्रत्याशी में दांव लगाया है। ऐसी स्थिति में आप किसको एडवांटेज देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर चुनाव अगर हो रहे हैं संजय जी, तो कोई एक पार्टी या कोई एक प्रत्याशी जरूर जीतेगा उसमें, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वहाँ केवल जागरूकता है विकास को लेके। अब विकास को लेके दर्द भी वहाँ के लोगों को देखा जा रहा है। इसके पहले बिल्कुल नहीं था कि चलो ठीक है राजनीतिक दल है, भाजपा कांग्रेस हमको वोट देना है, इस तरह के स्थितियाँ थी। लेकिन अब वहाँ को लेकर विकास को लेकर दर्द है हम लोगों में। वो लोग भी चाहते हैं कि हमें क्षेत्र का विस्तार हो, हमारे क्षेत्र में वनोपज से लेके कोई बड़ा फैक्ट्री लगे, यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी मिले। ये सब वहाँ के लोगों को चिंता करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो सरकार 5 साल ठीक काम की है, शायद हो सकता है कि मतदाता उनके साथ जाने से गुरेज नहीं करेंगे। मतलब एडवांटेज कांग्रेस को मानते हैं। हाँ पटवा जी, आप सिहावा को लेके क्या मानते हैं? आप सिहावा को लेके काफी अध्ययन है, काफी क्षेत्र में आप उसको लेके क्या मानते हैं? पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली प्रत्याशी थी लक्ष्मी गुरु। कांग्रेस के ऊपर उस समय तो वहाँ की जनता ने भरपूर भरोसा किया, लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हो पाया और इसकी जानकारी प्रदेश स्तर तक गई, दिल्ली तक गई। इसीलिए इतने ज्यादा वोट से जीतने वाली प्रत्याशी का टिकट वहाँ कट गया। और अब दोनों पुराने चेहरे जो पहले भी एक बार एक दूसरे लड़ चुके हैं, अब मौका वहाँ, क्योंकि वहाँ 1,25,000 आदिवासी वोटर हैं, लगभग 22 से 28,000 हल्बी वोटर हैं। तो इन जातियों के भी प्रत्याशी वहाँ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहाँ कौन किसका वोट काट रहा है, इसमें थोड़ा संशय है।
हालांकि वहाँ जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वहाँ आज तक कुछ विकास नहीं हो पाया। इसकी मांग हर चुनाव में वहाँ के लोग करते आए हैं, तो वहाँ भी ये मुद्दा इस बार हावी रहा। नगरी बस स्टैंड रहा, जिसको हाईटेक बस स्टैंड बनाने के लिए भी लोग मांग करते रहे हैं। उस पर ये दोनों प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन भी दिया है कि हम इस बार टाइगर रिजर्व और नगरी विकास को प्राथमिकता देंगे करके। लेकिन अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो आदिवासी वोटर है वो किस साइड उनका झुकाव रहेगा। अपन तो विश्लेषण कर रहे हो, 3 तारीख के बाद ईवीएम के बाद सही नतीजे आएंगे। अपन तो सिर्फ संभावनाओं पे विश्लेषण कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार के साथ वहाँ के मतदाता गए कि परिवर्तन के लिए लोगों ने, क्योंकि वहाँ का भी रिकॉर्ड 88% मतदान हुआ है, आज तक नहीं हुआ सियावा विधानसभा में। ये ज्यादा मतदान क्या सरकार के खिलाफ है कि सरकार के पक्ष में दिखता है? अब पिछले चुनावों में देखा जाए तो वहाँ प्रत्याशी चेहरे बदल देते हैं। अब इस बार दोनों पुराने चेहरे हैं, तो इधर झुकाव इस बार उनके काम को रहेगा। पिछले काम का भी आकलन प्रत्याशी मतदाता वहाँ करेंगे कि श्रवण मरकाम एक बार वहाँ विधायक रह चुकी है, अंबिका मरकाम भी विधायक रह चुकी है, तो इनके कार्यों का भी समीक्षा होगा वहाँ। उस बूते पर इस बार परिणाम आएंगे। लेकिन वहाँ फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन वहाँ से विनर रहेंगे। जिले में विधानसभा का क्वेश्चन किया, प्रदेश को लेकर अपन आपसे चर्चा करते हैं। कांग्रेस को 2018 में ऐतिहासिक जनादेश मिला था। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जनता ने नकार दिया था। इस बार मतदान हो चुका है 90 विधानसभा क्षेत्रों में। क्या लगता है दिव्या, सरकार वापस रिपीट होते दिख रही है कि परिवर्तन दिखता है आपको? संजय जी, जो हम लोग सुनते हैं, जब विश्लेषण होता है, जो बातें हम तक भी आती है कि बीते 4 साल तक भाजपा राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब सी थी जी। लेकिन आखिरी 1 साल में उनका इंजन इतना तेजी के साथ दौड़ा कि प्रदेश में आज के तारीख में कोई भी पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता कि कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी। आज स्थितियां थोड़ी सी कहीं ना कहीं परिवर्तन दिख रहा है हम लोग को। आज दोनों ऊपर नीचे 1-2 सीट या होता नेक टू नेक भी फाइट होगा, लेकिन आज दावा कोई नहीं कर सकता आज के तारीख में। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही दावा होगा। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तेजी के साथ इन्होंने अपने इंजन को दबाया, पूरे भाजपा बड़े प्रदेशों से यहाँ नेता आए, उन्होंने कमान संभाली, एक बूथ पे गए, पन्ना प्रमुखों की जाके लगातार निचले स्तर पे जो बैठके हुई भाजपा की, बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से उनकी तैयारी थी। उस स्तर पे शायद कांग्रेस नहीं जा पाती कभी नहीं गई। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भाजपा वापस दौड़ पे शामिल हो चुकी है सत्ता के दौर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा सीटों का, नेक टू नेक फाइट मार रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर। लेकिन एक बात है दिव्या, भूपेश बघेल अकेला पूरी भारतीय जनता की लड़ाई करते दिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूरी कैबिनेट मंत्री लगभग विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंची, लेकिन भूपेश बघेल अकेले इन पर चुनाव प्रचार करते दिखे। तो ऐसा मानने की भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल रहा पूरे चुनाव में? मान सकते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, सीएम फेस है वो। तो कहीं ना कहीं अगर अपन किसी एक बहुत सरल सी बात है कि संगठन के मुखिया चुनते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जाके फ्रंट पे लड़ाई लड़े। ये अमूमन हर जगह होता है। तो वही कमोबेश कांग्रेस में भी हुआ कि हर कोई चाहता था कि वो सीएम फेस है, सीएम है, तो वो फ्रंट पे जाके वो अगर लड़ाई लड़े तो उसका ज्यादा प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। वो हुआ, देखने को मिला। पटवा जी, आपको क्या लगता है प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब क्या लगता है नतीजा? तो हालांकि 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन क्या लगता है सरकार वापस रिपीट होते दिख रही है कि परिवर्तन की संभावना है? परिवर्तन की संभावना तो स्पष्ट अपन बोल नहीं सकते। पिछले बार एक लहर और आंधी के कारण कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से सीटें लाई और सरकार भी बनाने में सफल हो गई। लेकिन अभी के जो पिछले 1.5-2 साल में जो परिवर्तन दिखा है मतदाताओं में, चाहे वो मोदी के चेहरे को लेकर हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता को किसी मामले पर लेकर, तो इस बार भी जैसे शुरू में सिर्फ 2018 को छोड़ दे तो पिछले 3 चुनावों में 10 से 12 सीट के ही अंतर में फैसला हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर। तो इस बार भी मेरा मानना है कि 10 से 12 सीट में ही फैसला आएगा। तो एडवांटेज आप किसको देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है सरकार वापस बनती दिख रही है कि परिवर्तन दिख रहा है आपको? एक एनालिसिस है, एक विश्लेषण है आपका ये। मेरे को तो लगता है कि इस बार सरकार फिर से रिपीट हो सकती है, कांग्रेस की रिपीट होने की संभावना है। लेकिन जो सीटों की बात 75+ बोल रहे हैं,
उसको मैं नकारता हूँ, क्योंकि उतनी सीट इस बार नहीं आ सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय दीपिया जी को, उपेंद्र बटुआ जी को। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमने को निकाला। अगली बार फिर एक नए शख्स